आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। चलिए आज चलते हैं समय में करीब 2500 साल पीछे, 600 ईसा पूर्व के गंगा घाटी के मैदानों में। यहाँ एक बहुत बड़ा मंथन चल रहा है। सदियों से जो कबीलाई समाज थे वो अब बदल रहे हैं। जंगल साफ हो चुके हैं, लोहे का इस्तेमाल बढ़ रहा है और छोटी छोटी बस्तियां वो अब बड़े संगठित राज्यों का रूप ले रही हैं। पंचाल, शूरसेन, कोसल, काशी और मगध जैसे नाम उभर रहे हैं। लेकिन ये सब एक जैसे नहीं है ना? बिल्कुल सही कहा। इस दौर में हमें दो बिल्कुल अलग तरह की राजनीतिक व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। अच्छा। हाँ, एक तरफ थे गण राज्य, जैसे आज के उत्तरी बिहार के शाक्य और लिच्छवी। गणराज्य मतलब जहां राजा नहीं होता था? हाँ, मतलब कोई एक वंशानुगत राजा नहीं होता था। सत्ता लोगों के एक समूह या फिर एक चुने हुए प्रमुख के हाथ में होती थी। जो भी फैसले होते थे वो मिल बैठकर लिए जाते थे। और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ थे राजतंत्र, जहां राजा का हुक्म चलता था। कोसल, वत्स, अवंती और हमारा आज का हीरो मगध। और जब इतने सारे शक्तिशाली राज्य एक दूसरे के पड़ोसी हों तो टकराव तो होना ही था। बिल्कुल। तो क्या ये सिर्फ जमीन की लड़ाई थी या इसके पीछे कुछ और भी था? देखिए, ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये संसाधनों की लड़ाई थी। व्यापार के जो रास्ते थे उन पर कब्जे की लड़ाई थी। हर कोई अपना दबदबा कायम करना चाहता था। और हुआ क्या आखिर में? हुआ ये कि इस पूरी खींचतान के बाद आखिर में मगध ही असली बाजीगर बनकर निकला। आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। हाँ, ये कहानी बहुत दिलचस्प है। ये कहानी है दो पीढ़ियों की, एक पिता और एक पुत्र की। एक ने कूटनीति और व्यापार से एक राज्य बनाया और दूसरे ने तलवार और महत्वाकांक्षा से उसे एक साम्राज्य में बदल दिया। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर मगध ही क्यों? उस जमीन में ऐसा क्या खास था? हम ये भी जानते हैं कि महावीर और गौतम बुद्ध जैसे महान विचारकों ने भी अपनी कर्मभूमि इसी इलाके को बनाया, तो जरूर कुछ तो बात रही होगी। मगध के उदय के पीछे कोई एक वजह नहीं थी। असल में कई चीजों का एक सटीक मिश्रण था। और इस कहानी की शुरुआत होती है राजा बिंबिसार से, जो लगभग 542 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे। उनकी रणनीति आप कह सकते हैं कि शतरंज के किसी माहिर खिलाड़ी जैसी थी। मतलब एक साथ कई मोर्चों पर काम करना। जी हाँ। वाह, ये दिलचस्प है। तो उनकी रणनीति के कौन-कौन से पहलू थे? मतलब उन्होंने इसे कैसे कर दिखाया? सबसे पहला और सबसे चतुर कदम था वैवाहिक गठबंधन। अच्छा, शादियां? पर उन्होंने सिर्फ शादियां नहीं की, उन्होंने रणनीतिक साझेदारियां बनाई। कोसल के राजा की बहन से शादी की तो उन्हें दहेज में काशी का अमीर प्रांत मिला। काशी? पूरा का पूरा प्रांत? जी। फिर लिच्छवी और मद्र, जो आज का पंजाब है, वहां के राजघरानों में भी शादी करके उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली पड़ोसियों को दोस्त बना लिया। तो ये एक तरह की कूटनीतिक सुरक्षा दीवार थी। बिल्कुल, यानी युद्ध से पहले ही इन्होंने आधे मैदान को दोस्ती से जीत लिया। लेकिन सिर्फ दोस्ती से तो साम्राज्य नहीं बनते, पैसा और ताकत भी तो चाहिए। और यही मगध का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता सामने आता है। वो क्या था? मगध के उदय का असली राज जमीन के नीचे छिपा था। आज के छोटा नागपुर पठार में उनके पास लोहे का खजाना था। लौह अयस्क? हाँ, और उस जमाने में जिसके पास लोहा था उसके पास सबसे आधुनिक तकनीक थी। ये तो वैसे ही हो गया जैसे आज किसी देश के पास सबसे उन्नत एआई या सेमीकंडक्टर चिप्स हों। बिल्कुल वही बात है। उन्होंने उस लोहे से न सिर्फ बेहतर हथियार बनाए बल्कि खेती के लिए मजबूत औजार भी बनाए। इससे पैदावार बढ़ी और राज्य अमीर हुआ। तो मतलब एक तरफ तकनीक और दूसरी तरफ कूटनीति। और नदियों का क्या? गंगा के मैदानों में तो नदियों की बहुत बड़ी भूमिका रही होगी। बहुत बड़ी। उस समय सड़कें तो कम थीं, तो सारा बड़ा व्यापार और सेना की आवाजाही नदियों के रास्ते ही होती थी। और उन पर मगध का नियंत्रण था। जी, लेकिन बिंबिसार यही नहीं रुके। उन्होंने एक बेहद आक्रामक कदम उठाया और अपने पड़ोसी राज्य अंग को जीत लिया, जिसकी राजधानी चंपा थी। अंग को जीतने माना जरूरी क्यों था? वो तो एक छोटा राज्य था। छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण। आप ऐसे सोचिए, चंपा का बंदरगाह उस जमाने का स्वेज कैनाल या सिंगापुर पोर्ट था। अच्छा। यहीं से जहाज गंगा के डेल्टा से होते हुए भारत के पूर्वी तट के साथ दक्षिण भारत और शायद दक्षिण पूर्व एशिया तक जाते थे। मतलब जिसने भी इसे नियंत्रित किया उसने पूरे पूर्वी भारत के व्यापार की चाबी अपने हाथ में ले ली। बिल्कुल। दक्षिण से मसाले और कीमती पत्थर आते थे और मगध का खजाना भरता ही गया। ये एक आर्थिक मास्टर स्ट्रोक था। तो बिंबिसार एक दूरदर्शी रणनीतिकार थे।
लेकिन एक साम्राज्य को चलाने के लिए सिर्फ जीतना ही काफी नहीं होता, उसे संभालना भी पड़ता है। एक प्रशासक के तौर पे वो कैसे थे? वो जितने अच्छे रणनीतिकार थे उतने ही कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने एक व्यवस्थित प्रशासन की नींव रखी। उनकी मदद के लिए सलाहकारों की एक परिषद थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो गांव के मुखियाओं को सीधे दरबार में आकर अपनी बात रखने की इजाजत देते थे। ये सुनने में तो बहुत आदर्श लगता है, लेकिन क्या ये वाकई लोगों की भागीदारी थी या फिर जमीनी स्तर पर नियंत्रण रखने का एक चतुर तरीका था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शायद दोनों ही बातें थीं। एक तरफ वो वाकई जानना चाहते थे कि लोगों की जरूरतें क्या हैं ताकि राजकाज सुचारू रूप से चले, और दूसरी तरफ इससे उन्हें जमीनी हकीकत और किसी भी असंतोष की सीधी जानकारी मिलती रहती थी। सही है। अगर कोई अधिकारी ठीक से काम नहीं करता था तो उसे सजा दी जाती थी। उन्होंने व्यापार और सेना की आवाजाही के लिए सड़कें और पुल बनवाए, और वो खुद भी राज्य का दौरा करते थे, सिर्फ महल में बैठकर फरमान जारी नहीं करते थे। और उनकी विदेश नीति कैसी रही? अंक को जीतने के बाद क्या वो शांत हो गए? अंक के अलावा उन्होंने सीधे तौर पर कोई बड़ा युद्ध नहीं किया। वो दोस्ती बनाए रखने में यकीन रखते थे। अच्छा। यहाँ तक कि उन्होंने उस समय के एक और शक्तिशाली राज्य अवंती के राजा प्रद्योत के इलाज के लिए अपनी निजी वैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। वाह। और उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम में गांधार जैसे दूर के राज्यों तक अपने राजदूत भेजे थे। उनकी राजधानी राजगृह थी, जो आज का राजगीर है। 5 पहाड़ियों से घिरा एक बहुत ही सुरक्षित और खूबसूरत शहर। तो बिंबिसार ने एक मजबूत और अमीर राज्य की नींव रख दी थी। दोस्तियां, व्यापार, एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था, सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि सत्ता का खेल अक्सर घर के अंदर ही सबसे खतरनाक होता है। और मगध की कहानी में भी यही हुआ। बिंबिसार का अंत उन्हीं के बेटे अजातशत्रु के हाथों हुआ, जिसने सत्ता के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। जी, और यहीं से मगध की नीतियों में एक बहुत बड़ा और हिंसक मोड़ आता है। अजातशत्रु, नाम में ही जिसका कोई दुश्मन न हो का भाव है। लगता है उसने इसे कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया। बिल्कुल, वो भी मगध को शक्तिशाली बनाना चाहता था, लेकिन उसका रास्ता अपने पिता से एकदम अलग था। उसे कूटनीति और दोस्ती में भरोसा नहीं था। उसे ताकत पर भरोसा था। उसे लगता था कि असली सम्मान और स्थायी शक्ति सिर्फ ताकत और विजय से ही मिलती है। वो अपने सभी पड़ोसियों को झुका देना चाहता था। मतलब जहां बिंबिसार रिश्ते बना रहे थे, वहीं अजातशत्रु रिश्ते तोड़ रहा था। लेकिन कौशल के राजा तो उसके अपने मामा थे। हाँ, लेकिन सत्ता के सामने रिश्ते कोई मायने नहीं रखते थे। काशी को लेकर एक विवाद हुआ और उसने अपने मामा कोसल के राजा प्रसेनजित पर ही हमला कर दिया। एक लंबा और मुश्किल युद्ध हुआ। और इसके बाद उसने अपना ध्यान उत्तर की ओर वज्जी संघ पर लगाया, जो लिच्छवियों जैसे गणराज्यों का एक शक्तिशाली गठबंधन था। और वज्जियों के खिलाफ युद्ध तो कई साल चला है ना? हाँ, इस आक्रामकता के पीछे सिर्फ महत्वाकांक्षा थी या कोई गहरी असुरक्षा? कई इतिहासकार मानते हैं कि अजातशत्रु को हमेशा ये डर था कि उसके पिता की नरम नीतियां मगध को कमजोर बना देंगी। उसे लगता था जो झुकता है उसे दुनिया झुकाती है। वज्जियों के खिलाफ युद्ध इसका एक क्लासिक उदाहरण है। वो एक मजबूत गठबंधन थे, उन्हें सीधे युद्ध में हराना मुश्किल था। तो उसने क्या किया? तो अजातशत्रु ने ताकत के साथ साथ छल का भी इस्तेमाल किया। उसने अपने एक मंत्री वस्कार को वज्जियों के बीच फूट डालने के लिए भेजा। अच्छा, अंदर से कमजोर करने के लिए। बिल्कुल। जब वो अंदर से कमजोर हो गए, तब उसने हमला किया और उन्हें जीत लिया। इस जीत के साथ ही मगध उत्तरी भारत की सबसे बड़ी और खतरनाक शक्ति बन गया। तो पिता और पुत्र की रणनीतियों में जमीन आसमान का फर्क था। इस पूरे दौर में जब मगध इतना शक्तिशाली हो रहा था, क्या समाज में राजा की अपनी हैसियत भी बदल रही थी? बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले खासकर कबीलाई समाज में राजा या मुखिया बस बराबर वालों में पहला होता था, लोगों में से एक। हाँ, गणराज्यों में भी यही भावना थी। लेकिन अब इन बड़े राज्यों में राजा एक आम इंसान से बहुत ऊपर एक विशेष व्यक्ति बन गया। उसे समाज और धर्म यानी पवित्र कानून का रक्षक माना जाने लगा। और इस बदलाव को वैचारिक रूप से स्थापित कैसे किया गया? सिर्फ ताकत के दम पर तो ऐसी मान्यता नहीं बनती। यहाँ ब्राह्मणों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा। उन्होंने एक नई विचारधारा को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि राजा कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि उसमें देवताओं का अंश है। वो एक देवता जैसा है। और लोग ये मान लेते थे। ये कहा गया कि ब्राह्मण कुछ खास समारोहों और यज्ञों के जरिए राजा को इन देवतुल्य शक्तियों से संपन्न करते हैं।
ये तो एक तरह का पारस्परिक संबंध हो गया। राजा को ब्राह्मणों से वैधता मिलती थी और बदले में ब्राह्मणों को राजा से संरक्षण और प्रभाव। बिल्कुल। इससे राजा की शक्ति असीम हो गई, क्योंकि अब उसकी आज्ञा को चुनौती देना मतलब देवताओं की इच्छा को चुनौती देना था। और साथ ही ब्राह्मण वर्ग का प्रभाव भी बहुत बढ़ गया। क्योंकि वो राजा के सलाहकार थे और उनके बिना कोई बड़ा यज्ञ या अनुष्ठान संभव नहीं था। ये शक्ति का एक नया समीकरण था जो समाज में स्थापित हो रहा था। तो इस देवतुल्य शक्तिशाली राजा की जीवन शैली और उसका प्रशासन कैसा होता होगा? जाहिर है बहुत ही भव्य। राजा एक बड़े आलीशान महल में रहता था, जिसके चारों ओर नौकर, सैनिक और अधिकारी होते थे। लेकिन राजकाज चलाने के लिए एक पूरी व्यवस्था विकसित हो चुकी थी। एक पूरी टीम थी मतलब? हाँ, राजा अकेले सब कुछ नहीं करता था। पुरोहित, धार्मिक सलाहकार होते थे और अमात्य, जिन्हें आप आज के कैबिनेट मंत्री समझ सकते हैं, वो प्रशासन के अलग अलग विभाग संभालते थे। ये एक पूरी नौकरशाही की शुरुआत थी। और इस पूरी भव्य व्यवस्था का, सेना का, अधिकारियों के वेतन का खर्च कहाँ से आता था? इसका मुख्य स्रोत था कृषि कर। किसानों से उनकी उपज का एक तय हिस्सा, आमतौर पर छठा भाग, कर के रूप में लिया जाता था। और ये सारी आय राजा के ऐशो आराम पर खर्च होती थी? नहीं, सारी नहीं। इसका एक बड़ा हिस्सा सेना को बनाए रखने, अधिकारियों को वेतन देने और जन कल्याण के कामों जैसे सड़कें, कुएं और नहरें बनवाने में भी इस्तेमाल होता था। अच्छा। और हाँ, ब्राह्मणों के भरण पोषण और यज्ञों के लिए भी अनुदान दिया जाता था। ये व्यवस्था की जगह राज्यों और गणराज्यों ने ले ली। और कैसे? कोसल, मगध, वत्स और अवंती के बीच सत्ता के संघर्ष में आखिरकार मगध सबसे आगे निकल गया। हाँ, और हमने ये भी देखा कि कैसे दो अलग अलग राजाओं, बिंबिसार और उसके बेटे अजातशत्रु ने दो बिल्कुल अलग रास्तों पर चलकर मगध को एक विशाल और मजबूत साम्राज्य की दहलीज पर खड़ा कर दिया। एक ने समझदारी और व्यापार का इस्तेमाल किया और दूसरे ने क्रूरता और विस्तारवाद का। और इसी के साथ साथ राजा की हैसियत एक मुखिया से बढ़कर देवतुल्य हो गई और उसे चलाने के लिए एक जटिल प्रशासनिक तंत्र भी विकसित हो गया। यहाँ एक विचार मन में आता है। एक तरफ बिंबिसार की कूटनीति, अर्थशास्त्र और सीमित विजय की नीति है, और दूसरी तरफ अजातशत्रु की शुद्ध आक्रामकता। दोनों ने ही मगध को शक्तिशाली बनाया। ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक साम्राज्य बनाने का कौन सा मॉडल ज्यादा टिकाऊ होता है? क्या वो जो दोस्ती और व्यापार की नींव पर खड़ा हो, या वो जो डर और तलवार के दम पर बनाया गया हो? इस सवाल पर आगे सोचा जा सकता है।